Hello everyone, a very good evening to all of you and I welcome you all to this amazing series of one shot lectures. अब आपके जो बाकी लेक्चर्स हैं वो आपने डिटेल में कर लिए हैं, बट एक रिवीजन पर्सपेक्टिव के लिए और उन बच्चों के लिए जिनका बैकलॉग हो गया था, तो ये आईसीएसई वन शॉट सीरीज लाई गई है ताकि आप लोगों के बैकलॉग्स क्लियर हो सके, आपका एक रैपिड रिवीजन हो सके आपके एग्जाम से पहले। तो इस लेक्चर के नोट्स बच्चा आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहां से ले सकते हैं। तो आज हम लोग वन शॉट जिस चैप्टर का करने वाले हैं वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगेन आपका सेट से रिलेटेड एक चैप्टर है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। और इसके बाद बेटा जो हम वन शॉट करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री का होगा, जिसमें आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बट आई विल मेक श्योर कि उस वन शॉट में आपकी हर एक चीज कवर हो जाए। ग्राफ से लेके आपकी 3x आइडेंटिटीज, 2x आइडेंटिटीज सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वन शॉट में, जो आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगा। आज हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस करने वाले हैं। रिलेशंस होते क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं। तो एक रिलेशन और फंक्शन बेटा आपने जीवन में सुना तो होगा। अब ये रिलेशन वो वाला रिलेशन नहीं है जो तुम सोच रहे हो, और ये फंक्शन भी वो वाला फंक्शन नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो यहाँ पे मैथ्स में भी बहुत सारे नंबर्स हैं, और उन बहुत सारे नंबर्स के बीच में कुछ आपस में एक रिलेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो 3 है वो 7 से छोटा है, ये 3 और 7 का रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 2 और 4 का एक रिलेशन है। तो ऐसे ही नंबर्स के बीच में और किस तरीके के रिलेशंस होते हैं, किस तरीके की चीजें हम लोग सीख सकते हैं, और बाकी चीजें जो भी हम निकालते हैं इसमें, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या क्या करने वाले हैं वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत से हमें जीरो टू हीरो जाना है। तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में सीखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे, रिलेशंस, रिप्रेजेंटेशन, डोमेन और रेंज क्या होता है इसके बारे में भी हम सीखेंगे, और इसी के साथ साथ कोडोमेन और रेंज क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन, अलजेब्रा क्या होता है, इक्वल फंक्शन, ग्राफ ऑफ रिलेशंस, ये सब हम लोग करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन बच्चा, ठीक है। अगेन आपने लोगों में रिलेशन देखे हैं, जैसे कि भाई विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, क्या रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ है। आप और आपके पापा, क्या रिलेशन है कि आप पापा बेटे हो, है ना, आपके लिए वो आपके पापा है, पापा के लिए आप बेटे हो। तो सिमिलरली मैथ्स में यार इतने सारे नंबर्स हैं, और सारे नंबर्स के बीच में ना एक रिलेशन है। रिलेशन एक तरीके से बोले तो, अगर हमने इससे पहले कार्टेशियन सीखा, कार्टेशियन प्लेन, जहां पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में सीखा है, तो वहां से हमने देखा है कि हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर आता है कि भाई अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 ले, वाई एक्सिस पे 3 ले, तो 2,3 हमें एक ऑर्डर्ड पेयर देता है, जिसको हम लोकेट कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं एब्सिस और ऑर्डिनेट को देखते हुए। तो इसी तरीके से बच्चा अगर ये चैप्टर हम पढ़ते हैं, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो सेम वे में चीजें आपके पास आती हैं, सेम वे में आप सीखते हो। पर इसको सीखने से पहले पहले हम ऑर्डर्ड पेयर को और अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी रिलेशन लिखेंगे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर के बेसिस पे लिखेंगे। अगर एक ऑर्डर्ड पेयर मैं आपको बताऊं, लेट्स से 1,1, लेट्स से 2,4, लेट्स से 3,9, लेट्स से 4,16, अगर ये 4 ऑर्डर्ड पेयर जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हैं, इन चारों में मैं तुमसे कुछ रिलेशन पूछूं कि इनमें क्या रिलेशन नजर आ रहा है, चारों में एक ही रिलेशन बताना है जो आपको नजर आ रहा है, तो वो रिलेशन आप क्या बताओगे कि मैम 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये एक रिलेशन है। तो आप बाकी सारे ऑर्डर्ड पेयर में एक ही रिलेशन कैसे निकाल सकते हो, इस चीज की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ऑर्डर्ड पेयर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर आपने पहले भी करा हुआ है, सीखा हुआ है, आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। जब हम ब्रैकेट में कॉमा के थ्रू सेपरेट करके दो नंबर्स लिखते हैं, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब इसी के साथ अगर हम स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखें, स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब है लेट्स से ए कॉमा बी, सी और डी आर कॉल्ड इक्वल। हम इसको इक्वल कैसे बोल सकते हैं, अगर ए कॉमा बी बराबर है सी कॉमा डी के, और अगर बच्चा ए कॉमा बी बराबर है सी कॉमा डी के, तो एब्सिसा एब्सिसा के बराबर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और जो आपका वाई है ना, ऑर्डिनेट है, वो ऑर्डिनेट के बराबर होगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं एक्स कॉमा वाई बराबर है 3,5 के, तो इसका मतलब क्या है,
इसका सिंपल मतलब यही है कि x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चा, 5 आ जाएगी। तो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास इक्वल हैं तो x के बराबर और y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले सबसे सिंपल सी बात ये है, क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर a और b हमें निकालना है, ये हमें इक्वल गिवन है। अगर बच्चा ये हमें इक्वल गिवन है, इसका मतलब क्या है कि x कोऑर्डिनेट के बराबर है और y कोऑर्डिनेट के बराबर है। इसका मतलब है कि a+1 बच्चा 3 के बराबर है और a की वैल्यू 2 के बराबर है। और इसका मतलब है कि b-2 जो है वो 1 के बराबर है और b की वैल्यू 3 के बराबर है। तो इस तरीके से आप a और b की अननोन वैल्यूज फाइंड कर सकते हो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास बराबर गिवन है। लेट्स से एक ये क्वेश्चन है कि a/3 + 1 5/3 के बराबर है, b-2/3 1/3 के बराबर है। तो इसको भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चा x कोऑर्डिनेट बराबर होगा x कोऑर्डिनेट के और y कोऑर्डिनेट बराबर होगा y कोऑर्डिनेट के। सिंपल है। अब इस +1 को वहां भेजेंगे तो a/3 बराबर होगा बच्चा 5/3 -1 के। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे तो a/3 बेटा बराबर होगा किसके, 5/3 माइनस बेटा 1/1 को आप और क्या लिख सकते हो, 3/3, है ना। सिंपल है, अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये 3 ही बनेगा। तो a/3 बच्चा किसके बराबर है, 2/3 के। 3 से 3 कैंसिल और यहां से आप सिंपल a की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहां पे सिंपल है, इस 2/3 को वहां भेजो तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 + 2/3। तो b की वैल्यू हो जाएगी 3/3 और 3/3 बोले तो 1। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 आपके पास सिंपली आ जाएगी। आई होप इतनी चीज सबको क्लियर हो गई हो। अब आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट्स इस चैप्टर में भी आएगा। अगर हम मान लो ऑर्डर्ड पेयर्स लिख रहे हैं तो हम उसको सेट में ही लिखेंगे। तो सेट का भी बेटा यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, तो प्लीज आप सेट्स को स्किप मत करना। ये मत सोचना कि बिना सेट करे आप सीधा ये चैप्टर कर लो, आपको कुछ चीजें प्रॉब्लमैटिक लग सकती हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगेन एक सिंपल टॉपिक है। आपने बचपन में मल्टीप्लिकेशन करी है बेटा, ब्रैकेट्स इनटू ब्रैकेट्स, बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, बाइनोमियल इनटू ट्राइनोमियल, मोनोमियल इनटू ट्राइनोमियल, बहुत आराम से करी है ना। कि एक ब्रैकेट में अगर एक टर्म है या दो टर्म है और दूसरे ब्रैकेट में दो टर्म है या तीन टर्म्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हमें आता है। अब यहां पे बेटा अगर a और b कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब उसके अंदर कुछ हो, वो नल ना हो, फाई ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर a और b आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, सो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a, b फॉर a बिलोंग्स टू सेट a, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है, जो आपका पहला एब्सिसा है, वो सेट a को बिलोंग होना चाहिए अगर आप a इंटू b कर रहे हो तो। और बेटा जो b एलिमेंट है, जो आपका y कोऑर्डिनेट है या ऑर्डिनेट है, वो आपके सेट b को बिलोंग करना चाहिए अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं a एंड b का, विच इज रिटन एज a डॉट b और a क्रॉस b भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि a एक सेट है बेटा 1 2 3 और b एक सेट है 3 4। अगर आप दिमाग में बस ये मान लो कि ये एक ट्राइनोमियल है, ये एक बाइनोमियल है, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। देखो फर्स्ट टर्म को आप पिछले दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अब इसके सेकंड टर्म को भी आप दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे और थर्ड को भी आप दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। तो सिंपली देखो, जैसे हम नॉर्मल बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इंटू बाइनोमियल करते हैं, सेम वही चीज हमें करनी है कि हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 1, 3, 1 और 3 का एक पेयर, फिर 1 को ही 4 से 1, 4, फिर 2 को 3 से, 2 को 4 से, 2 3 2 4, फिर 3 को 3 से, 3 को 4 से, 3 3 और 3 4। अब यहाँ पे अगर हम b इंटू ए करते हैं, देखो ये हमने क्या किया है,
ए को बी से मल्टीप्लाई, तो हमने ए के एलिमेंट्स पहले रखे हैं, हमने ए सेट के एलिमेंट्स पहले रखे हैं और बी सेट्स के एलिमेंट बाद में रखे हैं। अगर बेटा हमें मल्टीप्लाई करना है बी क्रॉस ए या बी इंटू ए, तो हमें बी सेट पहले रखना पड़ेगा, मतलब हमें 3,4 पहले रखना पड़ेगा और 1,2,3 बाद में रखना पड़ेगा। अब क्या पेयर बनेगा, अब 3 पहले आएगा 1 बाद में आएगा, तो 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 4,3। तो आपका ए क्रॉस बी हो रहा है या बी क्रॉस ए हो रहा है, ये भी आपको समझ के चलना है कि आपको पहले कौन सा सेट लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बेटा वो भी आपको समझ के चलना है। तो इससे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चा, आ जाओ। अब इसमें बोला है कि ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, पहले आपको ए क्रॉस बी लिखना है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, इसको इससे इसको इससे, आपको आ गया होगा। अब बेटा अगर आप पीछे जाके दोबारा देखते हो, ठीक है, अगर आप यहां पे दोबारा देखते हो तो ऑर्डर्ड पेयर का हमने सेट बनाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग और एंडिंग में आपको कर्ली ब्रैकेट्स नजर आएंगे, तो आपको ये ऑर्डर्ड पेयर सेट्स में लिखने हैं, ध्यान रहे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो बेटा सेट ऑफ -1 इंटू 3 -1,3 -1 5 -1,5 0,3 0,5 बचा 1,3 और 1,5, ये बन गया है आपका ए क्रॉस बी। ये क्या बन गया है बच्चा आपका ए क्रॉस बी। आप चाहे तो इनको कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपका पहला आ गया कि हमने ए सेट को बी सेट से मल्टीप्लाई किया। अब दूसरा आपके पास क्या है, बी क्रॉस ए। अब बी को बी के साथ, बी को ए के साथ, तो मतलब ये हमें पहले लेना है। तो सेट ऑफ 3, -1 3,0 एंड 3,1। फिर बेटा 5, -1 5,0 एंड 5,1। तो ये आपका सेट हो जाएगा। देखो डिफरेंस है, पॉइंट में भी समझो। 3,5 और 5,3 बेटा अगर आप प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर पे तो उसमें डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को आपको समझ के चलना है। आपको देखना है कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर कैसे रहे हो। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं, तो अगर आपके पास a, b है और यहाँ पे x, y, z है, तो सिंपल टर्म्स में समझो कि a को x के साथ, a को y के साथ, a को z के साथ, b को x के साथ, b y और b z। तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 इंटू -1 -3 नहीं लिखना है, आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, x, y की तरह सेपरेटेड, जैसे आप ग्राफ में लिखते हो कोई भी कोऑर्डिनेट जब आप प्लॉट करते हो। तो इस चीज का ध्यान रहे। थर्ड पार्ट बोला है b इंटू बी निकालो, मतलब b को b के साथ मल्टीप्लाई करो, कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 3,5 को 3,5 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 3 को 3 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 3 के साथ 3,3, फिर 3 को 5 के साथ 3,5, फिर 5 को 3 के साथ 5,3 और फिर 5 को 5 के साथ 5,5 और ये बन गया आपका b क्रॉस b। तो बहुत सिंपल है बच्चा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो और बहुत आराम से बहुत प्यार से आप ये कर सको। आ जाओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ। x जो है बेटा ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, दिस इज नोन एज बिलोंग्स टू, ये हमने सेट में भी किया है। सो x बिलोंग्स टू -1 2 3 4 एंड 5, y बिलोंग्स टू 0 3 एंड 6 from the set of all ordered pair x, y such that x plus y बच्चा किसके बराबर हो, 5 के बराबर हो। आप देखो, आपको अगर डायरेक्टली नहीं है, दिमाग में नहीं आ रहा है, हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखने, देखो हमें ना एक रिलेशन दे दिया कि सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर लिखो, सेट ए एक्स इसमें से होना चाहिए और वाई इसमें से होना चाहिए। जो एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब जो आप ऑर्डर्ड पेयर में पहले लिखोगे वो इसमें से होना चाहिए, इन 5 नंबर्स में से होना चाहिए, 1 2 3 4 5 बिल्कुल, और जो वाई लिखोगे वो इन 3 नंबर्स में से होना चाहिए।
अब ध्यान से सोचो, आपको इधर से एक ऐसा नंबर चुनना है और इधर से एक ऐसा नंबर चुनना है जिसका सम 5 हो। अगर ऐसे एकदम नहीं क्लिक हो रहा है तो आप पहले सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो -1 को 0 के साथ, -1 को देखो हम ये रफ में कर रहे हैं 3 के साथ और -1 को 6 के साथ। सिमिलरली 2 को 0 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 6 के साथ। सिमिलरली बचा 3 को 0 के साथ, 3 को 3 के साथ और 3 को 6 के साथ। फिर बचा 4 को 0 के साथ, 4 को 3 के साथ और 4 को 6 के साथ। फिर बचा 5 को 0 के साथ, 5 को 3 के साथ और 5 को 6 के साथ। अब ये हमारे पास हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए इस सेट के और इस सेट के क्रॉस करके। अब इन सब में से बेटा हमें वो सिलेक्ट करने हैं जिनका सम आपके पास कितना है, सम आपको 5 मिलना चाहिए कि x + 5 के बराबर हो। क्या -1 + 0 5 के बराबर है? नहीं। क्या -1 + 3 5 के बराबर है? नहीं। क्या -1 + 6 5 के बराबर है? यही है। 2 + 0 5 के बराबर है? नहीं। क्या 2 + 3 5 के बराबर है? क्या 2 + 6 है? नहीं। क्या 3 + 0 है? नहीं। क्या 3 है? नहीं। क्या 3 6 है? नहीं। क्या 4 0 है? नहीं। क्या 4 3 है? नहीं। क्या 4 6 है? नहीं। क्या 5 0 है? बिल्कुल है। क्या 5 3 और 5 6 है? नहीं। तो बेटा ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो इसको सेटिस्फाई करे वो कौन से है? -1, 6, क्योंकि -1, 6 क्या देता है आपको? 5 देता है। डन। चलिए x इसमें से आना चाहिए, y उसमें से आना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। -1 x से लिया है, y से 6 लिया है। फिर हमारे पास बेटा 2, 3 हमने यहां से 2 लिया है, यहां से 3 लिया है, तो 2, 3 आ गया। फिर नेक्स्ट बेटा हमारे पास कौन सा आया था? नेक्स्ट आया था आई गेस एक ही इसके बाद आया था 5, 0 और 5, 0। तो ये आपका ये आंसर नहीं होगा, दिस इज फॉर योर ओन थिंग। आपका आंसर क्या होगा? ये आपका आंसर होगा। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? सिर्फ ये आंसर होगा। इतनी बात समझ में आई? वो आप अपने लिए लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आंसर आपका ये होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेट्स सी। अब आपको बोला है कि ए जो है वो एक्स वाई जी का एक सेट है और सब एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी ये है। आपको बोला है सेट बी लिखो सच दैट n इंटू ए क्रॉस बी इज 6। बेटा अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वहां से आप एक चीज निकालो। वहां कितने एलिमेंट्स हैं? 5। यहां कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना? 5 और 3 15। तो 5 इंटू 3 15 ऑर्डर्ड पेयर्स बने। गेटिंग द पॉइंट? पीछे चलो। बी में कितने हैं? 2। यहां भी कितने? 2। ऑर्डर्ड पेयर कितने? 4। 2 इंटू 2 4। बेटा ए कितना है यहाँ पे? 2। इसको छोड़ो, चलो इस पे चलते हैं। ए कितने हैं? 3। बी कितने हैं? 2। 3 इंटू 2 6 1 2 3 4 5 6। तो अब यहां से एक आपके पास एक चीज निकल कर आई है बेटा। अगर आप ध्यान दो कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हैं किसी भी ए क्रॉस बी में, वो किस पे डिपेंड करते हैं? कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, और बेटा बी में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उनका प्रोडक्ट करके ही क्या आता है कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब हमसे पता है भाई ए वो है, तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, तो ए के एलिमेंट्स 3 हैं। इनटू बी का सेट हमें निकालना है, लेकिन हमें बी के एलिमेंट्स नहीं पता। तो बी के एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बेटा? यहां पे देखो 3 इंटू वॉट इज 6 है, तो बच्चों वाली चीजें कर लोगे आराम से कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए? 2 से। तो हमें यहां से मिल गया कि बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो जो बी सेट है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। क्योंकि इसमें 2 हैं, उसमें 3 हैं, तभी 3 इंटू 2 जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 6 है।
अब बेटा ये जो हमें गिवन है ये ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी का मतलब है कि जो x है वो a को बिलोंग करेगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो b को बिलोंग करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग b को क्या क्या बिलोंग कर रहा है, 1 2 और 1। तो 1 2 और 1 में अगर हम दो एलिमेंट्स यूनिक देखें तो यूनिक एलिमेंट्स क्या हैं, 1 और 2। तो सेट बी क्या आ जाएगा, सिंपल 1 और 2। बस इसी तरीके से आपको निकालना है, थोड़ी सी कॉमन सेंस की जरूरत जरूर पड़ेगी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको एक सेट गिवन है ए, दूसरा सेट गिवन है बी, हमसे ये सब पूछा है तो हम बता देते हैं। सबसे पहले बोला है ए क्रॉस बी निकालो। पहले पार्टीशन कर लेते हैं ताकि हम एक ही, चलो एक ही पे नहीं करते, अलग अलग पे करते हैं, आ जाओ। ठीक है, हमें ये निकालना है यहाँ पे, लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहला काम है ए क्रॉस बी निकालो। तो बेटा 1 को 5 के साथ, 1 को 7 के साथ, 1 को 9 के साथ, फिर बच्चा 2 को 5 के साथ, 2 को 7 के साथ, 2 को 9 के साथ, फिर बच्चा 3 को 5 के साथ, 3 को 7 के साथ और 3 को 9 के साथ, फिर बच्चा 4 को 5 के साथ, 4 को 7 के साथ और 4 को 9 के साथ। तो ये आपका बन गया ए क्रॉस बी, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि बी क्रॉस ए निकालो। बी क्रॉस ए में ध्यान रखना, आपको बी के एलिमेंट्स पहले लिखने हैं और ए के एलिमेंट्स बाद में लिखने हैं। तो मतलब आपका बी का एलिमेंट पहले आएगा 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4। फिर बेटा आपके पास आएगा 7, 1, 7, 2, 7, 3 एंड 7, 4। फिर आएगा 9, 1, 9, 2, 9, 3 एंड 9, 4। तो यहाँ पे सिंपली आप इधर से क्या निकाल सकते हैं बच्चा, ये ऑर्डर्ड पेयर निकाल सकते हैं बी क्रॉस ए का। बस क्या ध्यान रखना है कि बी के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे। नेक्स्ट आपसे बोला है क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बेटा बराबर है? नहीं। क्यों नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ 1, 5 है, 1, 7 है, 1, 9 है, यहाँ पे 5, 1 है, 7, 1 है, 9, 1 है, बट डिफरेंस है। 1, 9 मतलब x1 y9 इधर आएगा, 9, 1 मतलब x9 y1। तो समझो कि कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है। तो क्या बेटा ये सेम है? तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट सेम। फिर हमसे बोला है क्या इनके बेटा जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर निकल कर आए हैं, क्या वो इक्वल है? आ जाओ चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी कितने हैं, 12 हैं। तो क्या दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं? यस। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए क्रॉस बी में 4 into 3 दैट इज 12 एलिमेंट्स हैं। बी क्रॉस ए में 3 into 4 दैट इज 12 एलिमेंट्स हैं। बेटा ऑर्डर्ड पेयर अलग है पर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सेम है। तो दिस आस्क फॉर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यस। क्या बोलेंगे, यस। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, गिवन b is 2, 3, 5 एंड सम एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b आपको गिवन है। अगर a क्रॉस b गिवन है तो बच्चा जो a है वो स्टार्टिंग x कोऑर्डिनेट और जो b है वो y कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, फाइंड द सेट A एंड रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ A क्रॉस B सच दैट A क्रॉस B इज लीस्ट। आप अभी लीस्ट पे मत जाओ, अभी जो पूछा है वो करो। देखो B हमें गिवन है कितना है, B हमें गिवन है कितना है, 2 3 5। तो सेट B हमें गिवन है और वो कितना है बच्चा, 2, 3, 5। अगर हम इसके अकॉर्डिंग 2 3 5 देखें और ये ABC है तो सेट A भी कितना बनेगा, जो भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं A, B, C। अब रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर बेटा लीस्ट से कंफ्यूज मत होना। रिमेनिंग निकालने तो आप इन तीनों को यूज नहीं करोगे क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि बचे हुए निकालो।
जो भी बचे हुए ऑर्डर्ड पेयर्स है, क्वेश्चन में सीधा ये बोला है कि वो निकाल के दो। अगर आप बचे हुए ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल रहे हो तो इसका सिंपली मतलब क्या है कि आपको वो नहीं लेना जो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो बस उन तीनों को छोड़ के आप इसका क्रॉस करेंगे और आराम से आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बेटा चलते हैं इस चैप्टर के एक मेजर टॉपिक पे, दैट इज रिलेशंस। अब रिलेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी सिखाया, दिस इज नॉट विराट अनुष्का वाला रिलेशन, दिस इज नॉट धोनी एंड सीएसके वाला रिलेशन, दिस इज नॉट इंडिया पाकिस्तान के भाई मैच वाला रिलेशन, सारे एग्जांपल क्रिकेट वाले, ठीक है। दिस इज अबाउट नंबर्स, एक सेट। अगर ए और बी बेटा दो सेट्स हैं, अगेन नॉन एम्प्टी के नल ना हो, then the subset of A cross B is called a relation from A to B। अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेटा जो भी है ना, अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो सबसेट, ठीक है। देन एनी सबसेट, सबसेट हमने सेट्स में पढ़ा था बेटा, टॉपिक सब टॉपिक। तो अगर लेट्स से कि सेट ऑफ 1 2 3 है तो इसके सबसेट क्या होंगे, सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3, सेट ऑफ 1, 2, सेट ऑफ 1, 2, 3, सेट ऑफ 1, 3 एंड 5। ये हमने सीखा था, सेट ऑफ 1 2 3 भी इंक्लूडेड होगा। तो हमने ये देखा था कि अगर कोई भी आपने क्या किया, A क्रॉस B इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। आपने बेटा 3, 1 लिखा, तो 3 और 1 एक रिलेशन हो गया सेट A और सेट B के बीच में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट आप लिखते हो तो वो एक रिलेशन कहलाता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब इसी के साथ आगे चलते हैं बच्चा। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि A ये है, B ये है, फाइंड A क्रॉस B। अब अगर आप A क्रॉस B निकालते हो तो आपको पता है आप 1, 3 लिखते हो, 1, 4 लिखते हो, 2, 3 लिखते हो, 2, 4 लिखते हो। तो ये आपने क्या किया, सिंपल A क्रॉस B लिख दिया जो क्वेश्चन में पूछा था। अब आपसे बोला है अगर 1, 2 ये है, B 3, 4 है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे। अब ये क्वेश्चन है बेटा जो आपको समझ के करना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस आपके पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बन के आते हैं, ठीक है। अब अगर हम नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें, देखो सबसे पहले हमें पहले क्या समझना है कि हमें क्रॉस निकाला, और जो क्रॉस का नंबर है बेसिकली हमने A क्रॉस B किया। A क्रॉस B डज नॉट मीन कि भाई जितना A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर आया उतने ही आपके रिलेशंस बनेंगे। आपको A क्रॉस B बट एक रिलेशन देता है, किसका, सेट A और सेट B का, दैट्स इट, ठीक है। सिर्फ सेट A और सेट B का एक रिलेशन देता है। यहां पे अगर आप गिनो कि भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, 4 है, बट दैट इज नॉट द रिलेशन। रिलेशन निकालने का बेटा एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, 2 की पावर बेटा A सेट में कितने एलिमेंट्स हैं इनटू B सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। फॉर्मूला क्या होता है टू फाइंड आउट नंबर ऑफ रिलेशन, कि एक A सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, B सेट में कितने एलिमेंट्स हैं और उनका प्रोडक्ट। तो बच्चा 2 की पावर सेट A में कितने हैं, 2, सेट B में कितने हैं, 2, तो 2 की पावर 4 बचा, दैट इज 16 रिलेशंस। तो रिलेशंस कितने बनेंगे, रिलेशंस कितने बन सकते हैं, 2016, 2 की पावर n ऑफ A इंटू n ऑफ B, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्डर्ड भी देख रहे हैं। डन है, चलिए आगे चलते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट। अब देखो हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखना सीख लिया, पर हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमें एक डायरेक्ट रिलेशन बोला हो कि भाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखो सच दैट पहला वाला दूसरे का +2 हो। तो अगर मैं नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं तो 1 + 2 3, 1, 3, फिर 2 + 2 4 आएगा, है ना, 2, आपका +2 4, फिर बेटा 3 + 2 3, 5 आएगा। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चेंज करने पड़ सकते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि आपसे जो भी एक कंडीशन बोली है उस कंडीशन को पढ़ के आंसर निकालना, उस कंडीशन को पढ़ के आपके ऑर्डर्ड पेयर निकालना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल रोस्टर फॉर्म। क्या आपने स्टेटमेंट पढ़ी, क्वेश्चन पढ़ा, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखो कि भाई x, y सच दैट जो y है वो x का स्क्वायर है। अब अगर y x का स्क्वायर है तो लेट्स से 1, 2, 4, 3, 9, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म कि एक स्टेटमेंट को आपने ऑर्डर्ड पेयर में
कन्वर्ट किया। दूसरा है बच्चा आपके पास, लेट्स से ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको दो कैटेगरीज दी हैं, एक पहला क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन है। लेट्स सी कि इसमें क्या है। चलो, तो यहाँ पे अगर x कॉमा एक्स क्यूब है और आपसे क्या बोला है, x एक प्राइम नंबर है 10 से छोटा, तो x कॉमा एक्स क्यूब का आपको क्या करना है, एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है कि 1 है तो 1 का क्यूब 1, 2 है तो 8 है ना, 3 है तो 27। तो इस तरीके का ऑर्डर पेयर बनाना है, लेकिन x एक 10 से छोटा प्राइम नंबर है। तो बेटा सबसे पहले 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन से है? जिसने 1 बोला मैं मुंह तोड़ दूंगी बेटा, प्लीज टाटू करा लो। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे छोटा 2 है, फिर 3 है, फिर 4 नहीं है, फिर 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है और 10 से छोटे चाहिए। तो बेटा इनके क्यूब्स लिखने हैं। तो पहले रिलेशन में हमें क्या बोला है, इनके क्यूब्स अगर हमें लिखने हैं, तो अगर पहला 2 है तो 2 का क्यूब 8, फिर दूसरा 3 है तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, फिर बेटा हमारे पास 5 है तो 5 का क्यूब 125, 7 है तो 7 का क्यूब 343, और ये आपके अब रिलेशंस हो जाएंगे। ये आपका आंसर आएगा रोस्टर फॉर्म में, क्या आपने स्टेटमेंट से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। डन है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने समझ लिया, सेकंड पार्ट में बोला है कि आर एक रिलेशन है सच दैट x माइनस 2 आपका बच्चा पहला कोऑर्डिनेट बनेगा, दैट इज x कोऑर्डिनेट एब्सिसा बनेगा, और x का स्क्वायर आपका दूसरा कोऑर्डिनेट बनेगा, दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट बनेगा। अगेन x एक प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो वो हमने चारों लिखे हुए हैं कि 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन से, वो हमें पता है, 1 जिसने इंक्लूड किया पिटाई है। तो हमें नेक्स्ट बोला है बेटा कि x माइनस 2 और x स्क्वायर जाएगा। तो बी पार्ट की अगर हम बात करें तो पहला x माइनस 2 जाएगा, x माइनस 2 मतलब 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, और 2 का स्क्वायर बेटा 4। फिर नेक्स्ट 3 माइनस 2 1, और 3 का स्क्वायर 9। फिर बच्चा नेक्स्ट जाएगा 5 माइनस का कितना 2, दैट इज 3, और बेटा देन आपके पास कितना 5 का स्क्वायर दैट इज 25, और फिर लास्ट आपके पास जाएगा 7 माइनस 2। देखो x माइनस 2 करना है ना, और x एक प्राइम नंबर होना चाहिए 10 से छोटा। अगर 7 एक प्राइम नंबर है तो x कोऑर्डिनेट 7 माइनस 2 दैट इज 5, और 7 का स्क्वायर दैट इज 49 बनेगा। तो इस तरीके से आपको रिलेशंस बनाने आने चाहिए अगर आप रिलेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो। अब नेक्स्ट बेटा आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपको बच्चा एक क्वेश्चन दिया होगा, रोस्टर फॉर्म गिवन होगी। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो गिवन होंगे। अब जो ये ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन होंगे, इससे आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है इन रिटर्न फॉर्मेट। अगर आप यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म देखो, जैसे रिलेशन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो क्या इसमें पैटर्न नजर आ रहा है, वो आपको सोचना है कि जो x है उसमें 1 प्लस होके y आ रहा है, 3 में 1 प्लस होके 4 आ रहा है, 5 में 1 प्लस होके 6 आ रहा है, 7 में 1 प्लस होके 8 आ रहा है, तो ये आपका एक रिलेशन है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि x कॉमा y सच दैट x belongs to the set A, y belongs to the set B, and x is 1 less than y, या y is 1 more than x, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। तो ये बेटा रोस्टर फॉर्म, और ये नीचे वाली सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब आपने रिटर्न में उसको कैसे लिखा है। अब इसका बेटा एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, दैट इज एरो डायग्राम, कि जो भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो आप एक ओवल में लिख दो, सेट बी के एलिमेंट्स आप एक दूसरे पैटर्न में एक दूसरे ओवल में लिख दो, और अगर आपको दिख रहा है कि भाई 3 जो है वो 2 पे जा रहा है, 5 2 3 और 4 दोनों पे जा रहा है, तो आप बेटा इस ऑर्डर्ड पेयर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तीनों हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं उसको भी सीखते हैं। उससे पहले डोमेन और रेंज की बात करते हैं। सुनो, डोमेन क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो भी आपके ऑर्डर्ड पेयर है बच्चा, उसमें से जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है उनकी वैल्यूज को हम डोमेन बोलते हैं, और उन एक्स की वैल्यूज से जो भी वाई की वैल्यूज हमारे पास आ रही है उनको हम रेंज बोलते हैं। सो इन शॉर्ट, डोमेन आर ऑल द एक्स वैल्यूज and range is all the possible output, that is all the y values that we talk about. अब एक और चीज बेटा यहां समझते हैं, कोडोमेन और रेंज क्या कैसे डिफरेंट होते हैं। देखो, हमने बोला है रेंज होती है y की वैल्यूज
और कोडोमेन होता है सेट बी की सारी वैल्यूज। अब इसको कैसे समझ सकते हैं वो देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चा अगर आपको बोलूं कि एक सेट ए है हमारे पास, एक सेट ए है हमारे पास, लेट्स से 1 2 एंड 3, और बच्चा एक सेट बी है हमारे पास सच दैट 1 4 9 एंड लेट्स से 16। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है। मैंने आपको रिलेशन दिया कि एक्स वाई की वैल्यूज लिखो, एक्स वाई की वैल्यूज लिखो सच दैट बेटा एक्स जो है वो वाई ए को बिलोंग करे, y जो है वो b को बिलोंग करे, और बेटा जो y है वो x का स्क्वायर हो। ये मैंने आपको एक रिलेशन दिया कि x आप एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखो, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, ऐसे x और y बनाओ सच दैट x जो है वो सेट a को बिलोंग करना चाहिए, जो y है वो सेट b को बिलोंग करना चाहिए, और y जो है वो x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंपल टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं कि हमें पता है कि भाई सेट ए में हमारे क्या एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, सेट बी में हमारे क्या एलिमेंट्स हैं 1 4 9 और 16। अब मुझे क्या रिलेशन बताना है कि जो भी x में है उसका स्क्वायर इसमें हो, जो भी यहाँ x है उसका स्क्वायर y में हो। तो 1 का स्क्वायर बेटा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि डोमेन क्या होगा, तो आप सिंपली लिखोगे भाई जो भी हमने सारी x की वैल्यू पुट करी है वो हमारा डोमेन होगा। हमारा रेंज क्या होगा बेटा, जो भी हमारे y वाले सेकंड वाले सेट में से आंसर्स निकल कर आए हैं। आंसर बोले तो 1, 4, 9। और कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा बी सेट की सारी वैल्यूज। देखो 16 यहां किसी का आंसर नहीं है, पर 16 आपके कोडोमेन में जरूर आएगा, दैट इज 1 4 9 एंड 16। तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंस है रेंज और कोडोमेन का। तो रेंज मतलब सारी वाई की वैल्यूज जो आपके आंसर में आ रही है, कोडोमेन मतलब सेट बी में जो भी है, जो भी आपने दूसरे वाले ओवल में लिखा है उसकी सारी वैल्यूज। अब फॉर एग्जांपल बेटा एक रिलेशन का आंसर आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सेट बी में से देखो यहाँ पे 2 4 6 और 8 यूज हुआ है, तो यहाँ का रेंज भी 2 4 6 8 है और डोमेन भी है, क्योंकि सारी सेट बी की वैल्यूज यूज हो चुकी हैं। तो यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज दोनों सेम रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ कोडोमेन और रेंज चेंज होगा, क्योंकि रेंज होती है सिर्फ जो आपके आंसर्स में इंक्लूड हुई है वो वैल्यू सेट बी की, और कोडोमेन होता है कि सेट बी में जितनी भी वैल्यूज है उन सबको आप लिख दो। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि भाई इस सेट में हमारे पास एडजॉइनिंग डायग्राम्स है, रिलेशनशिप बताते हैं, तो आपको रिलेशन बताना है। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में बेटा देखो 5 के साथ 3 है, 6 के साथ 4 है, 7 के साथ 5 है। तो 5 के साथ क्या है 3 है, 6 के साथ क्या है बच्चा 4 है, और 7 के साथ क्या है 7 के साथ आपका 5 है। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपने उसको आंसर के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले हम x, ठीक है, कॉमा y सच दैट x जो है वो सेट a को बिलोंग करता है, y जो है वो सेट b को बिलोंग करता है, x जो है वो सेट a को बिलोंग करता है, y जो है वो सेट b को बिलोंग करता है। और x और y में रिलेशन क्या नजर आ रहा है बेटा कि भाई जो y है वो x से 2 कम है, तो हम क्या लिख सकते हैं y is 2 less than x, या आप ये भी लिख सकते हो दैट x is 2 more than y। तो लिखने के तरीके अलग होंगे पर आंसर दोनों ही सही है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो एग्जाम में आपके दिमाग में क्लिक करे आप उससे कर सकते हैं। अब इसी के बाद बच्चा आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के, ठीक है, आ जाओ। अब यहां पे आपको लेट्स सी ये क्वेश्चन, आ जाओ। अब इसमें आपको 3 पार्ट्स गिवन है कि एक R रिलेशन है ऑन N डिफाइंड बाय R, जो A और B बेटा N का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो अब यहां आपको बोला है कि A भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है,
बी भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और a प्लस 3 भी 12 के बराबर है। आपको क्या बोला है कि a प्लस 12 b जो है, a प्लस 3 b जो है वो किसके बराबर है? 12 के बराबर है। मतलब a किसके बराबर है बच्चा? 12 माइनस 3b के बराबर है। ये आपका रिलेशन निकल कर आया a और b के बीच में। तो हमारे पास हमें क्या करना है कि a प्लस 3b 12 के बराबर है, या a जो है वो 12 माइनस 3b है और नेचुरल नंबर आने चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर बच्चा किससे शुरू होते हैं? 1 से, राइट तो a भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, b भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। यहां पे बेटा इंडिपेंडेंट कौन है? b, तो हम b की वैल्यूज पुट करेंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं b की वैल्यू यहां पुट करूंगी तो a की वैल्यू आएगी। तो इस इक्वेशन में b इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। तो अगर मैं b की जगह पे बच्चा 1 पुट करती हूं तो a की वैल्यू कितनी आती है? 12 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 12 माइनस 3 9। तो आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? 9 माइनस 1। तो आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? 9, 1 बिकॉज 9 प्लस 3 इंटू 1 9 प्लस 3 12 देता है। फिर अगर मैं b की जगह पे 2 पुट करती हूं दैट मीन्स 12 माइनस 3 इंटू 2 12 माइनस 6 इज 6। तो आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? 6, 2 और दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो 6, 2 का मतलब है 6 प्लस 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6 6 प्लस 6 12 सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरी चीज बेटा, अगर मैं b की वैल्यू 3 डालती हूं तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, अगर b की वैल्यू मैं 3 पुट करती हूं तो 12 माइनस 3 इंटू 3 12 माइनस 9 बेटा कितना है? 3। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया? 3, 3 दैट मीन्स 3 प्लस 3 3 9 3 प्लस 9 12। अगर मैं b की जगह पे 4 डालती हूं बेटा दैट मीन्स 12 माइनस 3 इंटू 4 12 माइनस 4 12 माइनस 12 0 और ये हम नहीं लेंगे। अब ये हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 0 बेटा नेचुरल नंबर नहीं है। मेरा एक भी कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, चाहे वो x कोऑर्डिनेट हो चाहे वो y हो बेटा, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। क्योंकि अगर मैं इसके बाद b की वैल्यू 5 लेती हूं तो आपके पास यहां पे आ जाएगा 3 5, तो यहाँ पे 15 आ गया तो यहाँ -3 आना चाहिए। अब ये -3 अगर हो गया तो अगेन वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसके बाद सब नेगेटिव ही आएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? आपके बेटा लिस्ट द एलिमेंट्स अगर आपसे बोला है तो आपके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 9, 1 6, 2 उसके बाद 3, 3 दैट्स इट। तो ये आपके सारे एलिमेंट्स हमने लिस्ट कर दिए। अब उसके बाद बोला है डोमेन निकालो। डोमेन मतलब x की सारी वैल्यूज। तो डोमेन क्या होगा बेटा इसमें? 9, 6, 3 और रेंज क्या हो जाएगी बेटा? y की सारी वैल्यूज 1, 2, 3 दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। रिलेशन बेटा आपको बस चेंज करके दे दिया जाएगा, प्लीज कैलकुलेशन ध्यान से करो, कौन नेचुरल है कौन नहीं है वो देखो। n का मतलब नेचुरल, w का मतलब होल, z या i का मतलब इंटीजर्स, ठीक है। फिर रैशनल नंबर इज q, आपका p बाय q मेथड से आ जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आ जाओ, डन है। चलिए अब बेटा फंक्शंस के बारे में सीखते हैं। अब हमने रिलेशन के बारे में सीखा कि भाई हमारे पास एरो मेथड में भी अगर हम ध्यान दें कि भाई x एक हमारे ओवल में कुछ है, एक b ओवल में कुछ है, या एक a सेट में कुछ है, b सेट में कुछ है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको a और b सेट के बीच में जो भी रिलेशन गिवन हो कि a b का क्या लगता है, उससे आपको आंसर निकालना है, चाहे रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, आप कैसे भी निकाल सकते हो। अब फंक्शंस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक रिलेशन f, ठीक है, रिलेशन f फ्रॉम सेट a टू सेट b इज कॉल्ड अ फंक्शन। क्या बोला जाता है? फंक्शन बोला जाता है if every element of set a has one and only one image in set b। अगर सेट a के क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो, यहां बोला है कि if every element of set a has one and only one image in set b, तो सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की एक इमेज सेट B में होनी चाहिए, तो ही वो फंक्शन होता है, वरना वो फंक्शन
नहीं होता। एग्जाम्पल के साथ सीधा देखते हैं बेटा। सीधा हमसे बोला है कि इनमें से कौन फंक्शंस है। देखो ये रिलेशन तो है ना, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, A, B, C, C, D, ये रिलेशन तो है कि भाई इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन तो चल रहा होगा। अब हमसे क्या बोला है कि भाई हमें बताना है कि ये रिलेशन है भी या नहीं, है ना, कि ये जो रिलेशन आपको गिवन है ये फंक्शन है भी या नहीं। तो बेटा अगर मैं इसको एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो इसमें बेटा x में क्या आएगा 1, यहां क्या है 1, 2, 3 एंड 4। अब बेटा 1 1 के साथ भी है, 1 2 के साथ भी है, 1 3 के साथ भी है और 1 4 के साथ भी है। भाई 1 यहां पे क्या है, चारों के साथ है, चारों के साथ है। हमने क्या पढ़ा कि भाई सेट ए के सारे एलिमेंट्स की वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए सेट बी में। तो ये बेटा क्योंकि 1 के 4 है, एक ही के 4 है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। अब अगर हम इसकी बात करें, यहां पे ए बी सी और डी है बच्चा, यहां पे बी सी डी और ई है, ए बी के साथ है, बी सी के साथ है, सी डी के साथ है और डी ई के साथ है। क्योंकि आपके सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी एक एक इमेज सेट बी में है। सो यस, ये बेटा आपका क्या बन जाएगा, ये रिलेशन आपका फंक्शन कहलाएगा। तो समझे, क्योंकि इस एक के 4 नहीं पॉसिबल, एक एक के पॉसिबल है, तो ये फंक्शन एक नहीं होगा, ये होगा। अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। इज दिस गिवन रिलेशन अ फंक्शन? जस्टिफाई x, x और x रियल नंबर को बिलोंग करता है। कोई भी रियल नंबर ले लो कि जो आप x कोऑर्डिनेट ले रहे हो वही y आएगा। अगर आप यहां 1 ले रहे हो तो यहां 1 आएगा, अगर आप यहां 1 ले रहे हो तो यहां भी इसकी जो इमेज है वो 1 बनेगी। अगर आप यहां 2 ले रहे हो यहां भी 2 आएगा, अगर आप यहां -5 ले रहे हो तो यहां -5 आएगा, -7 ले रहे हो मतलब जो आप x में ले रहे हो वही y में आएगा। ऐसा नहीं है कि यहां आप -5 ले रहे हो तो यहां उसका -7 आ जाएगा, नो। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है बच्चा? यस, ये रिलेशन एक फंक्शन है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक एंड डिफरेंट इमेज इन सेट बी। आई होप कि ये सबको क्लियर है। डन। चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चा। n, n स्क्वायर, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब बेटा लेट्स से 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। अब ऐसा तो नहीं है बेटा कि 3 16 का भी स्क्वायर हो जाएगा या 16 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। हर एक का स्क्वायर यूनिक है, अलग अलग है, तो आप उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर करोगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अब बेटा सेम है कि आपके फंक्शन में भी डोमेन एंड रेंज होता है। अब डोमेन क्या होता है बच्चा? x की सारी वैल्यूज जो आप पुट करते हो, सेम। रेंज क्या होती है? y की सारी वैल्यूज जो आपकी निकल कर आती है। कोडोमेन जो पूरा का पूरा सेट y या सेट b आपके पास होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि रेंज और कोडोमेन बेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम हो। रेंज और कोडोमेन जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। प्लीज इस चीज को सब ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। Does the adjacent arrow diagram represent a function? अगर करता है तो इसकी रेंज लिखो। बेटा -1 2 के पास है, 1 2 के पास है, 0 0 के पास है, 2 7 के पास है, 3 7 के पास है। इसको बहुत ध्यान से पहले तुम देखो, इसको बहुत ही ध्यान से बच्चा पहले तुम देखो, देखो ध्यान से देखो। एक डिफरेंस समझ के चलना है, इसमें से एक के 2 नहीं होने चाहिए, 2 का एक इमेज हो सकता है। मैं क्या बोल रही हूं कि यहां से एक के 2 नहीं होने चाहिए। अगर मैं आपको एरो डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो बेटा यहां से एक के 2 नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर यहां के 2 का एक है तो वो चलेगा। मतलब इस तरीके से जा रहा है तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो ऐसे आ रहा है बच्चा तो इट्स ओके, वो फंक्शन होता है। तो यहाँ पे -1 2 है ना, -1 की एक यूनिक इमेज है 2, तो 0 की भी इमेज है 0, 1 की भी 2 है।
अगर यहाँ पे ऐसा होता ना कि 1 की 2 है और 1 की 4 भी है तो बेटा ये फंक्शन नहीं होता, पर यहाँ पे क्योंकि एक यूनिक इमेज है सो यस इट इज अ फंक्शन। अब बेटा इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, सेट बी में वो वैल्यूज जिस पे एरो आ रही है जो आंसर में इंक्लूडेड है, दैट इज 0 2 एंड 7। तो 0, 2, 7 आपका रेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोड डोमेन पूछा होता तो 0 2 4 7 चारों इंक्लूड होते, मैंने आपको बताया है ये चीज सेम तरीके से आप करेंगे। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट आपके पास आता है एक रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन इफ अ फंक्शन व्हिच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट रेंज, कि पूरा रिलेशन या उसका एक सबसेट रेंज में आए उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। इट इज domain, if its domain is also either R or subset of R, it is called real function. So real valued function और real function में थोड़ा difference है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर बेटा आपका relation या कोई भी उसका एक subset range बनता है तो वो real valued है, अगर domain भी आ जाता है तो वो real value function बन जाता है। For example, यहाँ देखो आपसे क्या बोला है, a function is defined by this, find the value of function at -3 + 1। मतलब जहां जहां x है बेटा, fx का मतलब फंक्शन एट x, फंक्शन एट x का मतलब है दैट फंक्शन विद अ वेरिएबल x। तो जहां जहां x है बस वहां वहां आपको -3 पुट करना है। तो फंक्शन एट -3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1, और x की वैल्यू भी कितनी, -3 + 1। तो -3 का स्क्वायर कितना बेटा, 9, 9 3 ज़ा 27, -6 -1 अपॉन -2, तो 27 -7 कितना हो जाएगा, 20 अपॉन -2, और ये कितना आ गया बेटा, -10। पर अगर आप सिर्फ यहीं तक आंसर लिखते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको ये वाला +1 भी बोला है कि फंक्शन में -3 पुट करो, उसके बाद जो आंसर आए उसमें +1 करो, तो -9 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये चीज सबको क्लियर हो। ठीक है, डन है, चलो आगे चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, अब बेटा आपके ना फंक्शन के रिलेशन, मतलब फंक्शन के स्पेसिफिकली डोमेन और रेंज निकालने में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको ना यहाँ पे दो चीजें देखनी पड़ती है। सबसे पहला कि अगर डिनोमिनेटर में है तो नीचे 0 ना आए, और अगर अंडर रूट में है तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। अब जैसे कि यहाँ पे आप इसको पहले फर्दर सॉल्व करो फिर आंसर निकालो। अब जैसे कि बेटा फंक्शन क्या है आपके पास, x² माइनस का 4 अपॉन x प्लस 2। बेटा x² माइनस 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। तो बेटा x का स्क्वायर, अब देखो ध्यान से, ये x² का x², 4 को हमने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर। तो a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन में x प्लस का 2। x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, और x माइनस 2 आपके पास फंक्शन बचकर आ गया है। आफ्टर यू हैव सॉल्व्ड इट, तो ये x माइनस 2 आपका यहाँ पे फंक्शन बचकर आ गया है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, डन है ना। अब यहाँ पे अगर हम x माइनस 2 की वैल्यू निकालते हैं कि अगर x माइनस 2 जो है वो 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डोमेन, कि मतलब हम x की वैल्यूज क्या क्या पुट कर सकते हैं। ठीक है, डन है, राइट, इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, कि मतलब इधर हम x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ x की वैल्यू पुट करनी चाहें तो हम कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर x माइनस 2 है, हमें कुछ नहीं बोला कि यहाँ पे भाई हमें नेचुरल नंबर चाहिए या बेटा हमें कोई भी कुछ भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर x माइनस 2 बच रहा है और x की जगह पे हम कुछ भी पुट करते हैं तो ना ही अंडर रूट में नेगेटिव आएगा, ना ही डिनोमिनेटर में 0 आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। इसका डोमेन क्या बन जाएगा बेटा, इसका डोमेन बन जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो सारे रियल नंबर्स का सेट इसका डोमेन होगा। अब एक और क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये, अब बेटा आपके पास x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। अब ये डिनोमिनेटर कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, तो x की पर्टिकुलर वैल्यूज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो क्या होगा बच्चा, देखो x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस करके 3 आए मल्टीप्लाई करके 2 आए तो 2 और 1, 2x प्लस 1x प्लस का 2। तो ये क्या बना बच्चा, x कॉमन लेंगे x प्लस 2 और यहां से बच्चा 1 कॉमन लेंगे x प्लस 2। तो आपके पास एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, -1 और यहां से x की वैल्यू कितनी आई, -2। अब बच्चा बहुत ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ x की जगह पे -1 डालती हूँ तो -1 + 1 0। अगर यहाँ पे मैं -2 डालती हूँ तो -2 + 2 0, जो हमें नहीं चाहिए। तो बेसिकली नीचे -1 और 2 को छोड़ के कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, इसी वजह से। अगर न्यूमरेटर में होता कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर से हम कुछ लेना देना कर ही नहीं रहे। तो इसका डोमेन क्या होगा बच्चा, इसकी होगी डोमेन की अगर हम बात करें तो बच्चा सेट ऑफ रियल नंबर्स सारे माइनस -1, -2। मतलब -1, -2 को छोड़कर सारे जो रियल नंबर्स बच्चा आपके पास हैं वो इसका क्या हो जाएगा, वो इसका यहाँ पे सिंपली बच्चा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब अंडर रूट के क्वेश्चन अगर मैं आपको बोल रही हूं तो अंडर रूट के क्वेश्चन भी देखो। जैसे अंडर रूट के अंदर x + 2 है, क्या नहीं आना चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई कि अंदर 0 ना आए, मतलब 0 तो आ जाए, नेगेटिव ना आए। तो हमें क्या चाहिए कि x + 2 जो है ना, x + 2 जो है उसकी वैल्यू बेटा 0 के बराबर ना आए या नेगेटिव ना आए, सॉरी, उसकी वैल्यू क्या आए, 0 से बड़ी आए या उसके बराबर आए, 0 से छोटी वैल्यू ना आए। हमें इतना ही चाहिए ना कि 0 से बड़ी वैल्यू आए या 0 के बराबर आ जाए, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 0 0 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंडर रूट ऑफ -1 कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे बेटा इसका देखो, तो इसका मतलब है x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए किसके, -2 के। तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, यहां पे आ जाएगा। डन है। अब आगे देखो, अब यहां पे इसका मतलब है कि x की वैल्यू -2 से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए, -2 से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए। तो बेसिकली डोमेन क्या है कि हम x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, तो -2 के बराबर और उससे बड़ी, मतलब इन्फिनिटी तक कोई भी, कि हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 √0 0। अगर हम -1 पुट करेंगे तो -1 + 2 √1 1। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 + 2 √2। अगर हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो 3 + 2 √5। सारी आपकी वैल्यूज ओके हैं, पर -2 से बड़ी होनी चाहिए और उसके बराबर भी चलेगा। लेकिन -3 पुट करेंगे तो -3 + 2 √1, कांटा, गलत। तो आपके पास डोमेन क्या आ जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का डोमेन आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल बी गेटिंग, आपके पास -2 से इंक्लूड करके, मैंने आपको सेट इंटरवल नोटेशन सेट्स में कराया है, जिसको हम इंक्लूड करते हैं जिसके साथ इक्वल टू होता है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट, और इन्फिनिटी बेटा जिसको हम इंक्लूड नहीं करते वहां पे राउंड ब्रैकेट। तो डोमेन क्या आ जाएगा, -2 से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज। डन, इतनी बात सबको क्लियर है, आई होप सबको क्लियर हो। चलो भाई, अब बेटा रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होता है कि अगर मैं x की वैल्यू ये पुट करती हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी। देखो, अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करती हूं तो y की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है, 0, क्योंकि नेगेटिव तो हम ले ही नहीं रहे हैं। तो बेटा रेंज कितनी हो जाएगी, 0, और 0 के बाद कोई भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा, चाहे वो रैशनल हो इरैशनल हो। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक आपकी रेंज हो जाएगी। 0 से क्यों शुरू किया बेटा, क्योंकि अगर डोमेन -2 से शुरू है तो उसको पुट करके देखो, -2 + 2 √0, √0 का मतलब क्या है, 0। तो y की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, दैट विल बी 0। तो इसलिए हमने रेंज 0 से इन्फिनिटी रखी है। अब बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एग्जांपल 3 - 2x अंडर रूट, डोमेन क्या हो सकता है, आ जाओ देखो। हमें चाहिए कि 3 - 2x जो हो वो बराबर हो या बड़ा हो 0 के।
अंडर रूट है बेटा, तो हमें दो ही चीजें देखनी है कि 0 से बड़ा हो और 0 के बराबर हो। अगर इसको वहां भेजते हैं तो 3 बेटा 2x यहां आता है, सो 3/2 x, 3/2 का मतलब है 1.5। तो x जो है वो 1.5 के बराबर और उससे छोटा, बड़ा नहीं है, उससे छोटा 1.5 के बराबर हो या उससे छोटा हो, वो हमारा डोमेन है। तो हमारा डोमेन क्या बन जाएगा कि 1.5 के बराबर हो या उससे छोटा हो, या उससे छोटा हो। बेटा 1.5 से छोटे नंबर्स क्या, 1, 0.5, 0, -1, -2, -3, -4, -5, है ना। तो हमारी रेंज कितनी आ गई बेटा कि 1.5 और उससे छोटा, दैट इज -∞। अब इसमें रेंज क्या आ जाएगा, रेंज क्या आ जाएगी, अगर यहाँ पे 1.5 से शुरू कर रहे हैं तो 1.5 अगर आप पुट करोगे तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी बच्चा, 0 आ जाएगी, और बाकी वैल्यूज तो पॉजिटिव ही होंगी, दैट इज 0 से इंफिनिटी तक आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल है, डन है। चलो भाई आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर में भी है, अंडर रूट में भी है, दोनों केसेस एक क्वेश्चन में आ गए। हमें क्या क्या देखना है कि डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं आना चाहिए, और अगर बेटा 0 आ भी गया है ना, 0 आ भी गया तो आपका नेगेटिव रूट नहीं आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए और बेटा अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इस केस के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस केस के लिए हम क्या करेंगे कि x - 5 सिर्फ और सिर्फ बड़ा होना चाहिए 0 से। देखो बेटा पीछे क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि बराबर भी चलेगा 0 के, क्योंकि अंडर रूट में 0 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडर रूट ऑफ 0 0 है। पर यहां पे क्यों फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अंडर रूट डिनोमिनेटर में है और हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, तो इसलिए हम 0 वाले केस को इग्नोर करेंगे। तो x जो है बेटा वो क्या होना चाहिए, 5 से सिर्फ और सिर्फ बड़ा, 5 से सिर्फ और सिर्फ बड़ा होना चाहिए। तो डोमेन क्या होगा बेटा, 5 से बड़ा, दैट इज 5 टू इंफिनिटी, एंड क्योंकि ये 5 के बराबर नहीं है तो हमने बेटा यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं डाला है, क्योंकि ये 5 के बराबर नहीं है तो यहाँ इक्वल टू हमने नहीं डाला है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, तभी आप ढंग से इसको कर पाएंगे। तो डोमेन हो जाएगा 5 से इंफिनिटी। अब रेंज की बात करें बेटा तो देखो 0 तो डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, है ना, 0 तो नहीं आ सकता। अगर 5 से मैं नेक्स्ट बड़ा नंबर लेती हूँ, लेट्स से 5.1, तो अंडर रूट ऑफ 5.1 - 5, समझो मैं क्या कह रही हूं कि हम 5 नहीं ले सकते हैं, 5 से कोई बड़ा नंबर ले सकते हैं। लेट्स से हमने 6 ले लिया, चलो 6 ले लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 6 - 1, 6 - 5 1, अंडर रूट ऑफ 1 1, 1/1, तो 1 आ गई पहली छोटी, क्या ये सबसे छोटी है, लेकिन हमें ये सोचना है। पर बेटा 5 से जस्ट बड़ा 5.0000001 भी तो है, 5.01 भी है, 5.1 भी है। अगर मैं x की जगह पे 5.1 रखती हूं तो अंडर रूट ऑफ 5.1 - 5, अंडर रूट ऑफ 0.1। अब अंडर रूट ऑफ 0.1 जो भी आएगा, ठीक है, तो 1 में वो तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी, समझो इस चीज को। तो हमें क्या चाहिए, अंदर 0 तो नहीं आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 0 नहीं आएगा तो 0 से कुछ तो बड़ी वैल्यू आएगी, है ना, 0 से कुछ तो बड़ी वैल्यू आएगी। अगर 0 से कुछ भी बड़ी वैल्यू आएगी तो वो 0.1 भी हो सकती है, 0.01 भी हो सकती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो हमें इतना पता है कि ये नेगेटिव नहीं आएगा और नीचे 0 से जस्ट कुछ बड़ा नंबर ही आएगा, लेट्स से 0.1 भी आता है ना। तो बेटा कुछ भी आए, मान लो फॉर एग्जांपल 0.1 भी क्यों, तुम लेट्स से तुम x की जगह पे बेटा क्या पुट करते हो, मान लो 5 पुट करना है ना, तुम x की जगह पे 30 पुट करते हो। तुमने x की जगह पे 30 पुट किया तो 30 - 5 25, अंडर रूट ऑफ 25 5, 1/5 0.2। तो समझ रहे हो कि 0 पॉइंट में भी वैल्यू आ सकती है, 0 नहीं आनी चाहिए। तो बेटा 0 से इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू आपकी रेंज हो सकती है, ये आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन करते टाइम। डन है, चलिए आगे चलते हैं बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
ठीक है। अब बेटा एलजेब्रा क्या रहता है आपके, मतलब एलजेब्रा मतलब जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसमें आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे कर पाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें f प्लस जी, देखो एक फंक्शन f है ये, एक फंक्शन g है ये, इन दोनों को आपको ऐड करना है। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आप बेटा आपको पता आप अंडर रूट में है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो सिर्फ आप ऐड करके दिखा के इनको छोड़ सकते हो कि एक फंक्शन f है अंडर रूट ऑफ x प्लस वन, एक फंक्शन g है दैट इज अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और आप इसको एज इट इज ऐसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर आपको g माइनस एफ करना है तो अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस वन। अगर आपको g इंटू एफ करना है तो बेटा g फंक्शन है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर और f फंक्शन है बेटा अंडर रूट ऑफ x प्लस वन। अगर आपको f अपॉन g करना है तो बेटा f क्या है, अंडर रूट ऑफ x प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको ट्वाइस ऑफ f माइनस रूट 5g करना है तो ट्वाइस ऑफ f का मतलब है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस वन माइनस रूट 5 ऑफ g, g इज अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको f का स्क्वायर प्लस 7f करना है, f का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, अंडर रूट ऑफ x प्लस वन का स्क्वायर प्लस 7 इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस वन, तो इसका स्क्वायर बेटा x प्लस वन प्लस 7 अंडर रूट ऑफ x प्लस वन। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डन है, तो ये सिंपल एलजेब्रा है आपकी। अब इसके बाद बेटा जो आपके पास आता है दैट इज सिंपली ग्राफ। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के आपने फंक्शंस देखे हैं, आपने लीनियर फंक्शंस देखे हैं, स्क्वायर दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन देखे हैं, आपने क्यूबिक फंक्शंस देखे हैं, ठीक है, आपने लॉगरिथमिक, आपने ये सारा कोई भी फंक्शन आ सकता है, क्यूबिक आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, कांस्टेंट आ गया। अगर बेटा कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है कि y सिर्फ एक सिंपल नंबर है। तो अगर y इक्वल टू 3 है, ये हमने बचपन में किया हुआ है ना, 8-9 क्लास में किया है कि अगर x इक्वल टू 3 है या y इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 2 बेटा, अगर मान लो कि fx आपका c है और हम fx को क्या लेते हैं, हमारा y लेते हैं, सो लेट्स से y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 3 है, तो हमें पता है कि y इक्वल टू a मतलब कोई भी नंबर, सो y इक्वल टू a बच्चा कैसा ग्राफ देता है, एक लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल टू a इज अ ग्राफ ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y के थ्रू पास करेगा जो भी आपकी y की वैल्यू है, लेट्स से इस ग्राफ में 2 और 4 के बीच में है, तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ है ये। y इक्वल टू 3 के ग्राफ का मतलब है कि y की वैल्यू जो है वो 3 है और इसका ग्राफ x के पैरेलल होगा, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है ये बस आपको ध्यान रखना है। एक लीनियर स्ट्रेट लाइन होती है, अगर मान लो x इक्वल टू 2 है तो एक लाइन पैरेलल y एक्सिस की होगी 2 के थ्रू पास करते हुए। नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब है लीनियर फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बच्चा अगर एक फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है तो उसका जो एक ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनती है ओरिजिन से पास करती हुई। सिंपल, फॉर एग्जाम्पल आपका लेट्स से y इज इक्वल टू x है, मतलब अगर आप ग्राफ बनाते हो मतलब 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, -2 है तो -2 है, -4 है तो -4 है, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है बच्चा कि अगर आपके पास कभी भी ग्राफ आता है लेट्स से x, y का और x और y दोनों सेम है, कि अगर बोला जाए y इज इक्वल टू x, इसका मतलब है कि आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 1, 1, कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 2, 2, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 3, 3, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 4, 4, है ना। तो आप अगर इन सारे पॉइंट्स को बेटा -1, -1, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो आपके पास बच्चा जो निकल कर आता है, जो आंसर निकल कर आता है वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी, क्योंकि 0 और 0 भी x और y में बराबर आता है। नेक्स्ट बेटा जो आपका टाइप ऑफ फंक्शन है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन लेट्स से कि आपकी x की कोई भी वैल्यू, लेट्स से fx जो है वो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिफाइन होता है और gx है, तो ये आपके कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इसके ग्राफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होते हैं, इसका कोई टिपिकल कोई ग्राफ नहीं होता, फिक्स कोई ग्राफ नहीं होता। तो अगर आपको कोई भी इस तरीके का फंक्शन है पावर 4 पॉलिनोमियल, मतलब x की वैल्यूज 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकती है, सो अब डिपेंडिंग ऑन दैट, तो ये आपके टाइप ऑफ फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शंस कहलाता है। नेक्स्ट आता है बेटा रैशनल फंक्शन।
अगर आपके पास कोई भी फंक्शन p अपॉन q फॉर्मेट का है, दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट का है, जहां पे डिनोमिनेटर आपका नॉट इक्वल टू 0 है। अगर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है बेटा, तभी आपका हो पाएगा q नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके के फंक्शन आपके रैशनल क्या होता है बच्चा, p बाई q ना, और सिमिलरली सेम q नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका कैसा फंक्शन होता है, एक रैशनल फंक्शन। अगला फंक्शन आता है बेटा मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड क्या होता है कि आपके मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। फॉर एग्जांपल अगर बेटा मॉड ऑफ -1 है तो ये 1 ही होगा। मॉड आपका नेगेटिव कैंसिल आउट कर देता है। तो अगर एफ एक्स है, एक्स जो है वो भी सेम है, -x है वो भी सेम है, अगर वो मॉड में है तो। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चा आपके पास देखो, अगर आप ये एक फंक्शन देखोगे जिसमें 1, 0 और -1 है, तो 1 जो है वो x के बड़ा है, 0 x के बराबर 0 है, और जो -1 है वो x से भी छोटा है, अगर x हमारा 0 से बराबर है तो बेटा इसको सिग्नम फंक्शन कहलाते हैं। द डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन इज R and the range is -1, 0 and 1. The graph of the signum function, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा गिवन होता है, एक सेकेंड दो, ठीक है, रुको, इससे पहले एक्सपोनेंशियल पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बताती हूँ। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इफ a इज एनी पॉजिटिव नंबर, एक्सपोनेंशियल आपको पता है बेटा a की पावर कुछ भी x, a की पावर x बोले तो a की पावर 1, एक्सपोनेंट्स में कोई भी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कोई भी आपकी वैल्यू आ रही है, तो इसी को आप क्या बोलोगे, सिंपल टर्म्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी को क्या बोला जाएगा बच्चों, सिंपल टर्म्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, चलो अब इसी के साथ पीछे वाले का ग्राफ एक बार कवर कर लेते हैं। बेटा हमने क्या बोला कि x की कुछ वैल्यू है, y की कुछ वैल्यू है। हमें यहाँ पे दो ही वैल्यूज नजर आ रही है, एक है 1, एक है -1 और 0। तो बेटा 1 पॉजिटिव की तरफ, -1 यहाँ पे आएगा, और यही बस आपका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। गेटिंग इट, कि कोई भी एक फंक्शन ऐसा है जिसमें 1, 0 और -1 आपके आंसर आ रहे हैं, कोई भी आप ऐसा फंक्शन बना सकते हो। गेटिंग इट, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपके पास सिग्नम फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा आता है बेटा, आपको पता है, ऊपर बढ़ता हुआ, क्योंकि अगर 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 4 सीधा 2 का जंप, फिर 2 की पावर 3 सीधा 8 का जंप, तो वो बेटा इस तरीके से आपका कर्व जाता है अगर आप किसी भी नंबर की एक्सपोनेंशियल पावर लेते रहते हो। ठीक है, अगर बच्चा a जो है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी, यहाँ पे आपके पास a जो है वो 1 से बड़ा है, वहां पे a जो है वो 1 से छोटा है और 0 के बीच में है। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर कोई भी आपके पास देखो y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, अगर इसको आप कन्वर्ट करते हो एक्सपोनेंशियल में, याद करो 9th में किया हुआ है, तो x इज इक्वल टू a y, है ना, किससे किया था, log a b c टर्न्स आउट टू बी log, अगर a की पावर b इक्वल टू c है। अब इसका ग्राफ कैसा जाता है बेटा, अगर a जो है 1 से बड़ा है तो इस तरीके से जाएगा, अगर a 1 से छोटा है और 0 के बीच में है तो वो डाउनवर्ड फॉल करेगा। अब आगे चलते हैं बेटा, कुछ आपको ना क्वेश्चंस के भी ग्राफ बोल सकता है, जैसे 2x - 1 का ग्राफ बना, तो y क्या है, y किसके बराबर है, 2x - 1 के बराबर है ना, y किसके बराबर है, 2x - 1 के बराबर है। तो आप कोई भी बच्चा क्या कर सकते हो, 2 पॉइंट्स अपने दिमाग में उसको कंसीडर कर सकते हो। अब 2 पॉइंट्स कैसे कंसीडर करोगे, मान लो आप x की जगह पे 0 पुट करते हो, अगर आप x की जगह पे 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 0 -1। अगर आप x की जगह पे 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 1 दैट इज 1। अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करते हो बच्चा, तो देखो आपके पास क्या वैल्यूज हैं, लेट्स से यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, ये बेटा आपके पास लेट्स से -1 है, -2 है, -3 है, और ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो अगर आपके पास यहाँ पे x 0 है तो y क्या है, -1, ये आ गया यहाँ पे। अगर आपके पास x 1 है तो y भी कितना है, 1 है। अगर x की जगह आप 2 पुट करते हो तो 2 × 2 4 और 4 - 1 3, तो ये आ जाएगा 3। तो इस तरीके से ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, दिस विल बी योर ग्राफ, ये आपने बनाया हुआ है। x स्क्वायर, बेटा कोई भी स्क्वायर है
तो हमने सीखा है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो अगर आप 0 लेते हो तो 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। अगर आप बेटा -1 लेते हो तो -1 का स्क्वायर भी कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो बेटा ये शेप जो बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्या बोला जाता है बच्चा, पैराबोला। अब सिमिलरली क्यूबिक का कैसा बनेगा वो आपको होमवर्क सेक्शन में है, आपको नीचे कमेंट डाउन करके बताना है कि क्यूबिक का ग्राफ कैसा बनेगा। सो आई होप बच्चा कि आपको समझ आया हो जो भी हमने किया है, ठीक है। सो मेक श्योर अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे डाल देना। आपका इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग ट्रिगो का वन शॉट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।